हेलो फ्रेंड्स, फ्री ऑनलाइन क्लासेज बाय गौरव सर में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं गौरव सर आप सबका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जिस टॉपिक को शुरू किया था उसका नाम था भारतीय संविधान की विशेषताएं। और चर्चा के दौरान हम लोगों ने पाया था कि भारतीय संविधान में इतनी सारी विशेषताएं हैं कि उस पर एक वीडियो में चर्चा कर पाना संभव नहीं है और इसीलिए सुविधा के दृष्टिकोण से हमने उस टॉपिक को दो भागों में बांट दिया है, जिसका पहला भाग कल हम लोगों ने पढ़ा है और आज उसी टॉपिक का दूसरा और अंतिम भाग हम लोग पढ़ेंगे। जिन लोगों का फर्स्ट वीडियो छूट गया है वो फर्स्ट वीडियो को देखकर आसानी से पूरे टॉपिक को समझ सकते हैं। तो आइए आज एक बार फिर से हम लोग शुरू करते हैं अपने कल के टॉपिक को, जिसका नाम है भारतीय संविधान की विशेषताएं। इसके अंतर्गत हम लोग कुछ बिंदुओं पर अध्ययन हम लोगों ने कल किया था और शेष बिंदु जो आपके सामने है अलग अलग पॉइंट के रूप में, उस पर चर्चा आज के वीडियो में हम लोग करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की अनेक विशेषताएं हैं। 9वां पॉइंट जो हम लोगों ने तैयार किया है वह है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। भारतीय संविधान की यह विशेषता है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है और यह संविधान की प्रस्तावना के द्वारा ही घोषित है कि हम एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य हैं। बहुत ही आसान है इसको समझना। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि पूरी तरह से स्वतंत्र होना। भारत के ऊपर किसी भी देश का अब कोई बंधन नहीं है और हम देश हित में अपना फैसला स्वयं लेने में समर्थ हैं। किस देश के साथ हम संबंध रखें, किस देश के साथ संबंध नहीं रखें, कौन सी नीतियों को हम अपनाएं जिससे कि हमारे राष्ट्र का विकास हो सके, इन सब को लेने के लिए हम स्वतंत्र हैं। इसका सीधा सा अर्थ होता है कि कोई भी देश जो आंतरिक और बाह्य रूप से पूरी तरह स्वतंत्र हो, आंतरिक और बाह्य रूप में स्वतंत्र, आंतरिक और बाह्य रूप में स्वतंत्र होने को ही हम लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य मानते हैं, जो कि हमारे देश के साथ है। जैसे ही हमने अपने संविधान को लागू किया तो हमने यह तय किया कि हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय जगत में बने रहेंगे और इसी कारण से अपनी पूर्ण संप्रभुता को पाने के उद्देश्य से भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया और किसी भी गुट से अपने आप को अलग रखा। यही कारण है कि हम आज तक पूरी तरह से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य बने हुए हैं, जो हमारे संविधान की एक बहुत बड़ी विशेषता मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। हमारे संविधान के द्वारा हमारे देश को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया है। आप जब अन्य देशों के संविधान का अध्ययन करेंगे तो आप यह पाएंगे कि दुनिया के बहुत सारे देश जो हमारे साथ ही स्वतंत्र हुए या हमसे पहले या हमसे बाद स्वतंत्र हुए, उन सब के द्वारा धर्मनिरपेक्षता को नहीं अपनाया गया और उन्होंने किसी न किसी धर्म को अपने राजधर्म के रूप में चुना। उदाहरण के लिए भारत से अलग हुआ पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र कहलाता है। उसका संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं है, बल्कि उसके संविधान के द्वारा पाकिस्तान को एक इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया गया है। लेकिन हमारे देश में बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं के होने के बावजूद हमारे देश के संविधान के द्वारा धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा की गई है, जिसका कि अर्थ होता है कि राज्य की नज़र में सभी धर्म एक समान हैं और सभी धर्म के नागरिकों को एक जैसी सुविधा, एक जैसा अधिकार दिया गया है और राज्य धर्म के आधार पर अपने नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है और राज्य का अपना कोई राजधर्म नहीं होता है। वह सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करता है, उसे ही हम धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। तो
तो हमारे संविधान के द्वारा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, जो कि हमारे संविधान की एक बहुत बड़ी विशेषता मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। 11वां पॉइंट है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। हमारे देश के संविधान के द्वारा हमने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करने का कार्य करती है और संतुष्ट नहीं होने पर एक निश्चित अंतराल के बाद वह सरकार को बदलने का काम करती है। हमारे देश में केवल लोकतंत्रात्मक सरकार नहीं बल्कि एक गणराज्य की भी स्थापना की गई है, जिसका अर्थ यह होता है कि हमारे राज्य का जो प्रमुख है, जो सबसे बड़ा पद है, वो है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के पद पर भी जो व्यक्ति आसीन होगा वह वंश परंपरा के आधार पर नहीं होगा, बल्कि उसका भी निर्वाचन होगा, उसका भी चुनाव होगा, और जो चुनाव में जीतेगा वही व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर आसीन होगा। जबकि दुनिया के बहुत सारे देशों में लोकतंत्र तो अपनाया गया परंतु गणतंत्र नहीं अपनाया गया। वहाँ अभी भी राजतंत्र की व्यवस्था चल रही है। उदाहरण के लिए इंग्लैंड, जापान इत्यादि देशों का नाम आप ले सकते हैं। परंतु हमारे देश में लोकतंत्र के साथ साथ गणतंत्र की स्थापना की गई है और पूरी तरह से राजतंत्र का और वंश परंपरा पर मिलने वाले अधिकार का शासन व्यवस्था में अंत कर दिया गया है। और इस प्रकार लोकतंत्रात्मक गणराज्य हमारे संविधान की एक बहुत बड़ी विशेषता है, जो कि दुनिया के सभी संविधानों में देखने को नहीं मिलती। आगे बढ़ते हैं। 12वें नंबर पर हमारा पॉइंट है संसदीय शासन प्रणाली। बहुत ही आसान है इसको समझना। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि वह ऐसा शासन व्यवस्था जिसमें संसद की प्रधानता हो। संसद की प्रधानता जहां होगी उसे संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं। हमारे देश के संविधान के द्वारा ब्रिटेन के तर्ज पर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इस प्रणाली में संसद सर्वोच्च होता है, संसद सबसे शक्तिशाली होता है और वह देश हित में किसी भी कानून को बना सकता है। तो हमारे संविधान के द्वारा संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। इसका एक महत्वपूर्ण कारण और भी है कि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका यानी कि कार्य करने वाले जो लोग हैं, मंत्रिमंडल, सरकार के मंत्रीगण, खुद सरकार, वह संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अपने किसी भी कार्य के लिए कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और इसी कारण से हमारे संविधान निर्माताओं ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया, क्योंकि वो चाहते थे कि सरकार उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए अपना कार्य करे और उसका हर कार्य जनता के हितों के अनुकूल हो। और यही कारण है कि हमारे संविधान के द्वारा संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया, जो हमारे संविधान और जनतंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से एक बहुत बड़ी विशेषता मानी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट को देखते हैं। हमारे संविधान की अगली विशेषता है एकल नागरिकता। फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि हर देश के नागरिकों को उस देश की नागरिकता दी जाती है और उसी नागरिकता के आधार पर उन्हें विभिन्न प्रकार के अधिकार प्रदान किए जाते हैं, जिससे कि वो अपना विकास कर सकें। हमारे देश में भी लोगों को नागरिकता प्रदान की गई है। जहां दुनिया के बहुत सारे देशों में दोहरी नागरिकता दी जाती है, दो प्रकार की नागरिकता दी जाती है, संघ के लिए अलग और राज्य के लिए अलग। जैसे कि अमेरिका के लोगों को दोहरी नागरिकता दी गई है। वहाँ के लोग संघ की नागरिकता भी प्राप्त करते हैं और दूसरी तरफ जिस राज्य के निवासी होते हैं उसकी राज्य की नागरिकता भी उनको अलग दी जाती है। परंतु हमारे देश के संविधान के द्वारा एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारे संविधान निर्माता चाहते थे
कि चूंकि भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है और विविधताओं वाला देश है, अलग अलग नागरिकता प्रदान करने से हो सकता है कि अलग अलग क्षेत्र के लोगों के मन में क्षेत्रवाद की संकीर्ण भावना पनप जाए, जिससे कि देश हित को और देश की एकता को नुकसान पहुंचे। और हर हालत में भारतीय एकता को बनाए हुए रखने के उद्देश्य से हमारे संविधान के द्वारा नागरिकों को एकल नागरिकता दी गई। भारत के सभी लोग केवल भारत के नागरिक कहे जाते हैं, अलग अलग राज्य के नागरिक वो नहीं कहे जाते हैं। इसी को हम लोग एकल नागरिकता कहते हैं। चाहे वो बिहार का निवासी हो, चाहे केरल का निवासी हो, चाहे महाराष्ट्र का निवासी हो, चाहे असम का निवासी हो, सभी लोग केवल भारत के नागरिक कहलाते हैं। बिहार के नागरिक, झारखंड के नागरिक या महाराष्ट्र के नागरिक नहीं कहलाते हैं। तो इस प्रकार से एकल नागरिकता भी हमारे संविधान की एक बहुत बड़ी विशेषता है, जो कि भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त है। और वह अधिकार हमें संविधान के अनुच्छेद 11 के द्वारा प्राप्त हुई है। क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के नागरिकों को नागरिकता किस अनुच्छेद के द्वारा दी गई है? तो आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 11 के द्वारा भारत के नागरिकों को नागरिकता प्रदान की गई है। और किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई है? तो आपका उत्तर होगा हमारे देश के नागरिकों को एकल नागरिकता प्रदान की गई है। क्लियर है पॉइंट? आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है उसको लागू करना, और न्यायपालिका का काम है लोगों को न्याय प्रदान करना और बनाए गए कानून की समीक्षा करना। तो फ्रेंड्स, हमारे देश के संविधान के द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता निश्चित की गई है और इसके लिए राज्यों में उच्च न्यायालय, जिसे कि हम लोग हाईकोर्ट कहते हैं, और केंद्र स्तर पर, संघ स्तर पर सुप्रीम कोर्ट, जिसे कि हम लोग सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय कहते हैं, उसका गठन किया गया है। राज्य की न्यायपालिका चाहे संघ की न्यायपालिका अपने अपने क्षेत्र में सर्वोच्च है, उसके ऊपर कोई बंधन नहीं है और वह पूरी तरह स्वतंत्र है। वह स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करती है और विधायिका से वह बिल्कुल अलग है। इस प्रकार हमारे देश के संविधान के द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता को भी निश्चित किया गया है, जिससे वह अपना काम बिना किसी बंधन के कर सके। इतना ही नहीं, हमारे देश के संविधान के द्वारा न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा का भी अधिकार दिया गया है। न्यायिक समीक्षा का भी अधिकार दिया गया है, जिसका अर्थ यह होता है कि यदि विधायिका यानी संसद कोई कानून बनाती है और वह कानून संविधान के अनुरूप नहीं होता है, संविधान का उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका अपने न्यायिक समीक्षा के अधिकार के अंतर्गत उस कानून की जांच करती है और यदि वह कानून संविधान सम्मत नहीं होता है, संविधान के विरुद्ध होता है, तो न्यायपालिका उस कानून को अवैध घोषित कर देती है और वह कानून रद्द हो जाता है। व्यवहारिक रूप में हमारे देश में कई बार ऐसा हो चुका है। न्यायपालिका के इस अधिकार को न्यायिक पुनर्विलोकन कहा जाता है। पुनर्विलोकन का अर्थ पुनः अवलोकन करना, बनाए गए कानून की पुनः समीक्षा करना। तो यह अधिकार हमारे न्यायपालिका को हमारे संविधान के द्वारा दिया गया है, जो कि हमारे संविधान की एक बहुत बड़ी विशेषता है। अंतिम पॉइंट है विधि का शासन। इसे भी हम लोग समझ लें। विधि का अर्थ होता है कानून। कानून हमारे देश में संविधान के द्वारा विधि का शासन स्थापित किया गया है, और ऐसा मौखिक रूप में नहीं बल्कि संविधान में लिखित रूप में है। संविधान के अनुच्छेद 14 में इसकी स्थापना की गई, इसकी व्यवस्था की गई है कि हमारे देश में विधि का शासन होगा, कानून का शासन होगा। कहने का अर्थ कि किसी भी सरकार की स्थापना होती है तो वह किसी व्यक्ति का शासन नहीं होता है, किसी खास दल की सरकार नहीं होती है, बल्कि वह कानून की सरकार होती है। कानून का शासन होता है, विधि का शासन होता है, और कानून के अनुसार ही सभी कार्य किए जाते हैं। और विधि के शासन के अंतर्गत देश के सभी नागरिक
कानून की नज़र में एक समान होते हैं और देश का कानून उन पर समान रूप से लागू होता है। अनुच्छेद 14 में भारत के सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान किया गया है और कानून के द्वारा किसी भी आधार पर, चाहे जाति, धर्म, लिंग, निवास स्थान, अमीर गरीब इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इसकी व्यवस्था भी हमारे देश के संविधान के द्वारा विधि का शासन स्थापित करके किया गया है और यह विधि का शासन भी इंग्लैंड के संविधान की देन है। इंग्लैंड के संविधान से इसे लिया गया है। तो इस प्रकार इन बिंदुओं पर गौर करने के बाद हमने यह पाया कि वास्तव में हमारे देश का संविधान एक अनोखा संविधान है, एक अद्वितीय संविधान है। इसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं। सारी विशेषताओं पर गौर करने के बाद ऐसा लगता है कि वास्तव में इस देश के संविधान में दुनिया के जितने भी देशों के संविधान की अच्छाइयाँ थी उन सबको शामिल करने का प्रयास किया गया है। जब संविधान के बारे में संविधान सभा में चर्चा हो रही थी, बहुत सारे लोगों ने कहा कि बहुत ही अच्छा संविधान बन पड़ा है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसका जवाब देते हुए संविधान सभा के सामने कहा था कि किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो, उसकी अच्छाई उसे लागू करने वाले शासकों पर निर्भर करती है, उस देश के नीति निर्माताओं पर निर्भर करती है। यदि कानून को लागू करने वाले, संविधान को लागू करने वाले लोग अच्छे होंगे तो निश्चित रूप से हमारा संविधान अच्छा बना रहेगा। परंतु यदि संविधान को लागू करने वाले लोग अपना चरित्र बदल लेंगे और अपने ढंग से कार्य करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा संविधान भी किसी देश की शासन व्यवस्था को बदल नहीं सकता, लोगों का विकास नहीं कर सकता। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ बिल्कुल साफ है कि वास्तव में किसी भी देश के संविधान की अच्छाई और उस देश के संविधान की सफलता उस देश के शासकों के चरित्र और जनता के उत्तम चरित्र पर निर्भर करता है। दोनों का चरित्र उत्तम होना आवश्यक है। शासकों की मंशा भी साफ होनी चाहिए और देश की जनता का चरित्र भी काफ़ी उज्जवल और उन्नत किस्म का होना चाहिए। संविधान के सभी नियमों का पालन करना चाहिए, तभी किसी भी देश का संविधान सफल हो सकता है, अन्यथा सफल नहीं हो सकता। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने भारतीय संविधान की बहुत सारी विशेषताओं के बारे में पढ़ा और आपने देखा कि बहुत सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जगह जगह बन रहा है। आप वीडियो के दौरान महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट डाउन भी करते रहे होंगे और समझ में नहीं आए तो वीडियो को आप बार बार देखें और जहां पर कन्फ्यूजन हो तो अपने कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट्स दे सकते हैं, जिससे कि अगले वीडियो में आपके डाउट्स को भी दूर किया जा सके। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में एक बार फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक थैंक यू।